अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों का था पॉलीमर केमिस्ट्री का क्विज, जिसमें आपके पास सिंथेटिक पॉलीमर्स और बायोपॉलीमर्स दोनों इंक्लूड थे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। हमारा पहला एमसीक्यू था, पॉलीमर इज मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड। पॉलीमर हमारे पास छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बनता है, जिनको हम कहते हैं मोनोमर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, लेंथ ऑफ अ पॉलीमर इज डिफाइंड बाय इट्स। किसी भी पॉलीमर की लेंथ को वो कितना बड़ा है, उसका मैस क्या है, हम बता सकते हैं उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन से, जिसको हम कहते हैं डीपी। और इसका जो एब्रीवेशन है वो कैपिटल डी कैपिटल पी है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। पॉलीमर मेड बाय टू डिफरेंट मोनोमर्स, वो पॉलीमर जो के जिसमें दो मोनोमर्स यूज हो और दोनों डिफरेंट तरह के हैं, उसको हम कहते हैं कोपॉलीमर। अगर एक ही तरह का है तो होमोपॉलीमर। थ्री डिफरेंट टाइप से मिलके बना है तो टर्पॉलीमर। हमारे एमसीक्यू में टू डिफरेंट मोनोमर्स का पूछा है, तो दैट करेक्ट ऑप्शन विल बी कोपॉलीमर। पॉलीमर विच बिकम हार्ड ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट सॉफ्टन अगेन, वो पॉलीमर जिसको आप हीट करो तो सख्त हो जाए, आप उसको दोबारा यूज ना कर सको, उसको हम कहते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर। सी ऑप्शन। पीवीसी पाइप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पीवीसी पाइप हमारे पास एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की। इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ये वो होता है जिसको आप हीट करते हो तो वो नरम हो जाता है एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स अगेन एंड अगेन। सो पीवीसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। एडिशन रिएक्शन ऑफ अ पॉलीमर मोस्टली प्रोसीड्स थ्रू, एडिशन रिएक्शन जो हमारे पास टू टाइप्स है पॉलीमर्स की, एडिशन रिएक्शन और कंडेंसेशन। तो एडिशन रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। सी ऑप्शन। विच पॉलीमर इज यूज्ड इन क्लॉथिंग, क्लॉथिंग में हम यूज करते हैं पॉलीएस्टर को। ए ऑप्शन। पॉलीअमाइड रेजिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ, बहुत बार आने वाला एमसीक्यू आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। पॉलीअमाइड हमारे पास एक तो है टाइप ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, और हमारे पास अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ए ऑप्शन जो है इससे मिलके बनते हैं। दोनों में फर्क है, अमीन हमारे पास होता है NH ग्रुप, NH2, और अमाइड होता है C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप। सो दोनों में डिफरेंस है। तो अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड की कंडेंसेशन से बनता है पॉलीअमाइड। इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिलीजिंग मॉलिक्यूल इज, कंडेंसेशन हमारे पास ऐसा होता है जिसमें दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और साथ में एक छोटा मॉलिक्यूल कोई रिलीज होता है। वो जो छोटा मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है वो अमोनिया, वाटर, अल्कोहल कोई भी हो सकता है। सो ऑल डी ऑप्शन जो है इसमें आपके पास करेक्ट हो। नेक्स्ट एमसीक्यू है, नाइलॉन थ्रेड्स आर मेड अप ऑफ, नाइलॉन्स जो है वो पोलीअमाइड है हमारे पास। नाइलॉन तो बी, सो नाइलॉन हमारे पास क्या है, पोलीअमाइड। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर, इनमें से कौन सा हमारे पास ब्रांच्ड पॉलीमर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर, इनमें से कौन सा हमारे पास ब्रांच्ड पॉलीमर है। तो आपके पास ऑप्शन है लो डेंसिटी पॉलीमर, पॉलीएस्टर, हाई डेंसिटी पॉलीमर, नाइलॉन। तो हमारे पास जो लो ब्रांच्ड पॉलीमर जो होगा वो हमेशा लो डेंसिटी का होगा। जब भी आपके पास ब्रांचिंग आती है तो जब पॉलीमर का होता है बहुत ज्यादा मैक्रोमोलिक्यूल, जब उन्होंने करीब आना है चेन लेंथ ने, तो ब्रांचेस की वजह से उनकी कॉम्पैक्ट पैकिंग नहीं हो पाएगी। जब कॉम्पैक्ट पैकिंग नहीं हो पाएगी तो उनकी डेंसिटी कम रह जाएगी। तो ब्रांच पॉलीमर इज अ टाइप ऑफ लो डेंसिटी पॉलीमर। ए ऑप्शन। The process of heating, softening, molding and cooling to rigidness can be repeated for which plastic? वो प्लास्टिक जिसको आप अगेन एंड अगेन यूज कर सको, हीट करके सॉफ्ट कर लो, फिर डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर दिया, फिर दोबारा हीट करके और शेप में मोल्ड कर दिया, दैट कैन बी यूज्ड एंड अगेन एंड अगेन, दैट आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक्स। ए ऑप्शन। जिनको नहीं यूज कर सकते दे आर थर्मोसेटिंग, जिसको बार बार कर सको दे आर थर्मोप्लास्टिक। इन एडिशन पॉलीमर मोनोमर यूज्ड इज, एडिशन पॉलीमर में हम कौन से टाइप का मोनोमर यूज करते हैं। तो एडिशन पॉलीमर्स में वी यूज अनसैचुरेटेड कार्बन। हमेशा एडिशन उनकी होगी जिनमें आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो डबल बॉन्ड कौन से होंगे, जिनमें हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ए ऑप्शन। Which of the following polymer type is not classified on the basis of its application and properties? सारी जो है उनकी प्रॉपर्टीज या एप्लीकेशन की बेस पे है। रबर हो गया, प्लास्टिक, फाइबर, द ओनली वन इज सिंथेटिक। सिंथेटिक होते हैं जो मैन मेड है, नेचुरल नहीं है। बाकी सबको हमने उनकी नेचर प्रॉपर्टी की बेस पे नाम दिया हुआ है। फाइबरस नेचर है, प्लास्टिक है, रबर है। सिंथेटिक इज अ डिफरेंट वन, इन तीनों में से ऑड वन है। The polymer in which steric placements of the substituent are arranged in such a way to give alternate DLN configuration, these are called syntactic. पॉलीमर हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, एक होता है आइसोटेक्टिक,
एक सिंडियो, एक होता है एटेक्टिक। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास किस बेस पे हम कहते हैं ये मेरे पास पॉलीमर चेन है, इस पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, सारे सब्स्टिट्यूएंट एक ही साइड पे लगे हुए हैं, लाइक नीचे की तरफ लगे हैं सारे के सारे, तो मैं इसको कहूंगी आइसोटेक्टिक। सारे के सारे ऊपर हैं, एक ही उस पे है, तो मैं कहती हूँ आइसोटेक्टिक। ये भी आइसोटेक्टिक है, सारे सारे ऊपर हो, ये सारे नीचे हो। लेकिन सिंडियो में क्या होगा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऑल्टरनेट पोजीशन है, तो हम उसको कहेंगे सिंडियोटेक्टिक। और ए टेक्टिक हम कहते हैं कोई पोजीशन नहीं है, दो ऊपर है, तीन नीचे, फिर एक ऊपर, चार पांच नीचे, कोई मतलब रेगुलरिटी नहीं है, अपनी मर्जी से प्रेजेंट है, उनको हम कहते हैं ए टेक्टिक पॉलीमर्स। तो ऑन द बेस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स हम पॉलीमर्स को डिवाइड करते हैं तीन टाइप में, आइसो, सिंडियो, एटेक्टिक। आइसो जिसमें सारे सब्स्टिट्यूएंट एक साइड पे हो, सिंडियो जिसमें ऑल्टरनेट पोजीशन हो, एटेक्टिक जिसमें कोई रेगुलरिटी अपनी मर्जी से प्रेजेंट है। मोस्ट अबंडेंट बायोपॉलीमर, बायोपॉलीमर हमारे पास कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, उनमें सबसे मोस्ट अबंडेंट जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय विच बायोपॉलीमर, कौन सा बायोपॉलीमर है जो कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, दैट वन इज लिपिड्स। ये सारे फोर में देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं 3.9 कैलोरीज पर ग्राम, प्रोटीन देता है 4.1 कैलोरीज पर ग्राम, लिपिड्स देते हैं 9.1 कैलोरीज पर ग्राम। सो लिपिड इज द वन दैट गिव्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ब्लड शुगर इज, ब्लड शुगर किस शुगर का कॉमन नेम है, ग्लूकोज, ग्लूकोज को हम कहते हैं ब्लड शुगर। Pick the right statement. Glucose is more sweet in taste than fructose. Fructose is more sweet than glucose. Lactose is more sweet than fructose. So B option is the right one. B, fructose जो है वो बहुत ज्यादा मीठी होती है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज। फ्रुक्टोज हमारे पास जितने भी मीठी चीजें हैं सब में प्रेजेंट है, लाइक हनी, हनी इज अ रिच सोर्स ऑफ फ्रुक्टोज। सो फ्रुक्टोज बहुत ज्यादा मीठी है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज, बी ऑप्शन। कॉटन इज 99% सेलुलोज, हमारे पास जो वुडी पार्ट्स होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं, तो कॉटन क्या है, 99% सेलुलोज, बी ऑप्शन। एनिमल स्टार्च, एनिमल स्टार्च किसको कहते हैं हम, ग्लाइकोजन, ए ऑप्शन ग्लाइकोजन। मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, सिंपल, बहुत इजी है। पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स मिल मिलके किस पॉलीमर को बनाते हैं हमारे पास, प्रोटीन्स, बी ऑप्शन। Last not the last one, sorry, next one. Hydrogen bonding is present in which structure of proteins? Proteins के चार स्ट्रक्चर हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनमें से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। फर्स्ट प्राइमरी क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, सिंपल सीक्वेंस होगी। दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तीसरे में डाइसल्फाइड ब्रिजेस, आयनिक ब्रिजेस वो करेंगे, क्वाटरनरी में प्रॉपर वो शेप एज्यूम कर लेगा। तो सेकेंडरी बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में, सॉरी। वन विच कैन बी इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग, कौन सा बायोपॉलीमर है जिसको आप थोड़ा सा भी हीट करो फौरन से डिस्ट्रॉय हो जाता है, सी ऑप्शन, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारे पास ऐसा पॉलीमर है, बायोपॉलीमर है विच डिस्ट्रॉयड अपॉन हीटिंग। आप एग्जांपल ले सकते हो एग की, आप पकाते हो एग को, फौरन से हीट देते हो, वो डी नेचर हो जाता है थोड़े से भी, इसलिए कहते हैं जो एग है वो थोड़ा फ्लूइडिटी वाला हमें खाना चाहिए, बिकॉज प्रोटीन का फायदा हो, प्रोटीन लगे भी जाके, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा कुक करके उसको जला लिया, प्रोटीन डी नेचर हो जाती है, फौरन से थोड़ी सी ज्यादा हीट मिले उसको। बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स का बेसिक यूनिट क्या है, ट्राइग्लिसराइड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनता है ट्राइग्लिसराइड, एंड दैट वन इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड्स, ए ऑप्शन। इंजाइम यूज्ड फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं हम किस इंजाइम के थ्रू, दैट वन इज लिपेज, सी ऑप्शन। लिपिड्स that have dash bonds are more liable to rancidity. ओके, लिपिड्स हमारे पास गल सड़ जाते हैं, उनमें एक अजीब सी बदबू भी आने लग जाती है, जितने भी हमारे पास ये तेल घी होते हैं, तो कौन से वाले लिपिड्स जो है वो जल्दी स्मेल दे देते हैं, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। वो लिपिड्स जिनमें अनसेचुरेशन ज्यादा होगी वो क्या करते हैं, जल्दी से सड़ जाते हैं। पॉलीमर इज अ डैश वर्ड, पॉलीमर हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ए ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन है। सेलुलोस इज अ पॉलीमर ऑफ, सेलुलोस हमारे पास पॉलीमर है, कौन सा मोनोमर होता है उसका, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोलोस, नन, ए ऑप्शन इज द राइट वन। सेलुलोस इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सिनोनिम ऑफ एंग्लोफोबिया,
एंग्लोफोबिया हमारे पास वर्ड है, इसका क्या मीनिंग है? एंग्लोफोबिया हम कहते हैं डिसलाइक को, जिस चीज को आप पसंद नहीं करते। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। एंटोनिम ऑफ एंटीपैथी, पहले सिनोनिम पता होना चाहिए। एंटीपैथी भी हम कहते हैं एबहॉरेंस को, हेट को, जो चीज पसंद ना हो। तो बी ऑप्शन इसका बन जाएगा लाइकिंग, जो चीज पसंद हो आपको। सिनोनिम ऑफ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस किसे कहते हैं? जिसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, जो इवेपोरेट हुआ हो। तो नियरेस्ट जो इसका बनेगा वो है ड्राई, बी ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ एपेक्स, एपेक्स हम कहते हैं बुलंदी को। तो देखो डॉज, यॉन, इंडिफरेंस, कोई भी नहीं बन रहा, तो नन ऑफ दिस इसका बेस्ट ऑप्शन है। क्लाइमेक्स होता, जीन, जेस्ट, इस चीज को हम कहते हैं एपेक्स, बहुत ज्यादा बुलंदी को या बहुत ज्यादा जोश जज्बे को। लास्ट आपका है ही इज अफ्रेड डैश डॉग्स। आपने करेक्ट प्रपोजिशन इसमें ऐड करनी थी, तो अफ्रेड के साथ हम स्पेसिफिक प्रपोजिशन लगाते हैं ऑफ। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, सी ऑप्शन। आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग, कि आप जो है किसी चीज से, किसी दायरे से निकल के सोच रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, या नन ऑफ दिस? आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग? क्रिएटिव थिंकिंग, उसको क्या बोलते हैं आप? डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो बोलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग। आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। मीन्स आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम के आपके पास क्या हो, काफी सारे अगर सॉल्यूशन हो एक ही प्रॉब्लम के आपके पास, तो इस टाइप की थिंकिंग को क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्ज हो जाना, एक पॉइंट से जो है डाइवर्ज हो जाना, मुख्तलिफ जगह पे चला जाना। कन्वर्जेंट जो है मुख्तलिफ जगह से एक जगह पे आगे कन्वर्ज हो जाना। आपके पास काफी सारे फैक्ट्स को आप जोड़ते जाएं, फैक्ट्स को आपके पास जोड़ते जाएं, एंड पे आपके पास क्या है? एक सोल्यूशन आपके पास आए। यहाँ पे क्या कर रहा था? एक प्रॉब्लम के आपके पास क्या थे? काफी सारे सोल्यूशन थे। वो आपके पास कौन सी थिंकिंग थी? आपके पास डाइवर्जेंट थिंकिंग। फैक्ट्स को जो है आप मिलाते जाएं, एक फैक्ट, दो फैक्ट, तीन फैक्ट, और आपके पास फाइनल में एक सोल्यूशन आ जाए। ये कौन सी थिंकिंग है? ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है। कन्वर्ज कर रहे हैं आप एक पॉइंट के ऊपर सारे पॉइंट्स को, सारे फैक्ट्स को। तो एक कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, और एक आपके पास कौन सी होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग आप कर रहे हैं, तो किस में आएगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग में आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो है अपने टीचर्स के बारे में क्या राय है, या आपसे मैं ये पूछूं आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, तो आप सबकी जो थिंकिंग है वो क्या होगी? वो सबकी थिंकिंग क्या होगी? डिफरेंट होगी। कोई कोई वजह देगा, कोई कोई वजह देगा, कोई किसी ने कुछ कहना है, किसी ने कुछ कहना है। तो क्या होगा? हर किसी की जो थिंकिंग होगी वो क्या होगी? वो मुख्तलिफ होगी। क्या आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं? कोई कहेगा कि मेरे अब्बू की ख्वाहिश है मैं टीचर बनूं, कोई कहेगा मुझे खुद शौक है पढ़ाने का, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग में जैसे आपसे मैं सवाल पूछूं पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, तो आप सारे क्या कहेंगे? 1947 में आज़ाद हुआ। सबका जवाब एक ही हो। ये किस थिंकिंग में आएगा? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है, इसका ताल्लुक आपकी इंटेलिजेंस से है। कन्वर्जेंट थिंकिंग का ताल्लुक आपकी इंटेलिजेंस से है, आपके पावर, आपकी मेमोराइजेशन पावर से है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का ताल्लुक आपकी क्रिएटिव थिंकिंग से है, कोई नई चीज आप क्रिएट करने की कोशिश कर। चलो थोड़ा सा बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, स्पीड तेज करते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज कंट्रोल्ड बाय राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, हाइपोथैलेमस, या नन ऑफ दिस? डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है, डाइवर्जेंट थिंकिंग इज कंट्रोल्ड बाय राइट हेमिस्फीयर। मैंने पता कैसे याद किया इसको? मैंने याद किया डॉक्टर से। डाइवर्जेंट थिंकिंग को कौन सा हेमिस्फीयर कंट्रोल करेगा? राइट हेमिस्फीयर। डॉक्टर से मैंने याद रखा, कंफ्यूज हो जाता है अक्सर। कन्वर्जेंट थिंकिंग को किससे याद किया मैंने? सीएल से। कन्वर्जेंट थिंकिंग को क्या चीज, कौन सा हेमिस्फीयर कंट्रोल करेगा? लेफ्ट। मैंने सीएल से याद किया, सीएल सेंट्रल लाइब्रेरी से जो है, यूनिवर्सिटी में होती है ना एक लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, तो मैंने ऐसे याद किया। कन्वर्जेंट थिंकिंग को लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो कंट्रोल करता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को राइट हेमिस्फीयर जो है वो कंट्रोल करता है। मैंने ऐसे इन चीजों को याद किया। अगर आप ऐसे वैसे भूल जाएगा तो आप ऐसे ही याद रख लेना, आपको फिर भूलेगा नहीं। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है? आप इवेल्युएशन करते हैं, मैंने बताया फैक्ट्स को जो है आप जोड़ते हैं, फिर जो है आप एक्सक्लूशन पे जाते हैं। आप इवेल्युएशन करते हैं, आप एनालिटिकल देखते हैं, लॉजिकल देखते हैं, सारी चीजों को देखते हैं, ऑल ऑफ दीज जो है वो आपके पास करेक्ट है।
कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर। अटेंशन टाइम फॉर स्मॉल चिल्ड्रन इज, हाँ, एक बच्चा जो है, एक छोटी उम्र का बच्चा आपकी क्लास में बैठा है, आप उसको कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितने मिनट तक आपकी बातों को जो है तवज्जो से सुनेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट? छोटे बच्चा जो है ना, उसका जो अटेंशन टाइम है वो आपके पास 10 मिनट्स होता है, 10 मिनट्स छोटे बच्चे का। अडल्ट जो है, अडल्ट अडल्ट का जो अटेंशन टाइम है वो आपके पास 15 मिनट्स होता है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं दोनों। चिल्ड्रन, एक बच्चा जो है 10 मिनट तक आपकी बातों को सुनता है, और एक अडल्ट जो है मैक्सिमम 15 मिनट आपकी बातों को सुनता है। उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो जाता है। तो टीचर, आप बीइंग अ टीचर, अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो कुछ चुटकुले जो है, कुछ उनसे फनी बातें जो है वो करते रहा करें बच्चों के साथ। उन पे पढ़ाते रहेंगे, उनकी गेनिंग पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट उनको पढ़ाएं। 40 मिनट का लेक्चर है, तो दरमियान में कुछ ब्रेक ले लें, कुछ छोटी सी एक्टिविटी कर लें 5-10 मिनट की, 5 1 मिनट के लिए जो है बच्चों से गपशप कर लें, या कुछ और एक्टिविटी करा लें, उनसे जो पढ़ाया कुछ उसके बारे में पूछ लें। थोड़ा सा रिलैक्स करें उनको, फिर दोबारा पढ़ाएं 10 1 15 मिनट के लिए। अगर आप इकट्ठे ही जो है 40 मिनट का लेक्चर है, 40 मिनट आप पढ़ाते रहेंगे, तो वो लर्निंग इफेक्टिव कभी भी नहीं होगी। अच्छा, टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल जो है, इसकी कितनी टाइप्स हैं? 2 3 4 5। शाबाश। 3 टाइप्स होती हैं लर्निंग स्टाइल की। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं आपने पढ़ा होगा, नोट्स के अंदर गिवन था। ऑडिटरी लर्निंग, दूसरी कौन सी लर्निंग थी? विजुअल लर्निंग, और तीसरी कौन सी थी? टेक्टाइल लर्निंग। ये तीन लर्निंग जो है नोट्स में मौजूद थी, डिटेल भी मौजूद थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पढ़ ली होगी। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इज गुड फॉर, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, आप किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पे के थ्रू कर रहे हैं, या आप जो है कोई आपने चार्ट बनाया हुआ है उसके थ्रू आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये किस टाइप की लर्निंग के लिए जो है सबसे बेस्ट है? विजुअल लर्निंग के लिए, टेक्टाइल लर्निंग के लिए, या ऑडिटरी लर्निंग के लिए, या ऑल ऑफ दिस? तो मेरा बच्चा, डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो बेस्ट है विजुअल लर्निंग के लिए, विजुअल लर्निंग के। मोस्ट डिसएडवांटेज लर्नर इन द क्लासरूम आर, सबसे डिसएडवांटेज लर्नर जो है क्लासरूम के अंदर वो कौन से होते हैं? विजुअल लर्नर होते हैं, टेक्टाइल लर्नर होते हैं, ऑडिटरी लर्नर होते हैं, या ऑल ऑफ दिस? जी बच्चा। मोस्ट डिसएडवांटेज लर्नर इन द क्लास आर टेक्टाइल लर्नर। टेक्टाइल लर्नर जो है वो आपके पास क्या होते हैं? मोस्ट डिसएडवांटेज लर्नर होते हैं। क्योंकि ये लर्न करते हैं, ये सीखते तभी हैं जब ये किसी चीज को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करेंगे, सीखेंगे। अब सीखेंगे कैसे? अप्लाई करेंगे, पहले अप्लाई करने पे जाएंगे, फिर सीखेंगे उसको। यूज देयर हैंड्स, टेक्टाइल लर्निंग क्या करते हैं? यूज देयर हैंड्स फॉर लर्निंग, बिल्डिंग मॉडल्स, डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। तो ऐसे लर्नर को क्या बोलते हैं? टेक्टाइल लर्नर। जो कि सीखते तभी हैं जब वो अपने नॉलेज को अप्लाई करते हैं, तब वो सीखते हैं, वैसे नहीं सीखते। तो ये सबसे जो है डिसएडवांटेज लर्नर होते हैं क्लासरूम के अंदर, क्योंकि आपकी बातों को तो ध्यान ध्यान देते ही नहीं है, तो जो देते ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, देयर आर डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। कितनी टाइप्स होती हैं? 2 4 6 या 8? हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस की, मेरा बच्चा, कितनी टाइप्स होती हैं आपके पास? 8 टाइप्स जो है वो होती हैं किसकी? इंटेलिजेंस की। विजुअल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस, फिर आपने पढ़ी होगी लॉजिकल इंटेलिजेंस, फिर बॉडीली इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, फिर आपने पढ़ी होगी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, फिर पढ़ी होगी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, और एंड पे आपने पढ़ी होगी नेचुरलिस्ट। ये 8 टाइप्स दी थी किसने? हैरी हार्वर्ड गार्डनर ने 8 टाइप्स दी थी। तो नेक्स्ट है आपके पास, इन आवर गवर्नमेंट स्कूल एज फॉर चिल्ड्रन इन फर्स्ट क्लासेस, कि प्राइमरी क्लास में बच्चे को दाखिल कराओ, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसकी एज, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल? बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है, गवर्नमेंट स्कूल में जो एक बच्चा आपके पास आता है गवर्नमेंट स्कूल में, हुकूमत ने कहा हुआ है कि उसकी मिनिमम एज जो है वो 4 साल होनी चाहिए। 4 साल से पहले आपने बच्चे को दाखिल नहीं करना, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं करता। प्राइवेट के अंदर कितनी है? गवर्नमेंट की जगह अब यहाँ पे आ जाए। प्राइवेट स्कूल के अंदर जो एज है आपके पास वो कितनी होती है? 3 होती है। प्राइवेट स्कूल के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर
जो मिनिमम एज है बच्चे की फर्स्ट क्लास में इनरोल होने के लिए वो 3 साल है। गवर्नमेंट के अंदर जो है वो आपके पास 4 है। याद रखना है आप। प्राइवेट वालों को जो है पैसे ज्यादा चाहिए होते हैं ना, इसलिए वो क्या करते हैं, बच्चों को जल्दी खींचने की कोशिश करते हैं। 2.5 साल का होता है, कहते हैं भेजो भाई इसको स्कूल भेजो। अच्छा, इन इट इज यूजिंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ मसल टू सिट स्टैंड एंड वॉक एंड रन। कौन सी जो है इसमें से आपको लार्ज मसल यूज करने पड़ते हैं सिट स्टैंड वॉक रन करने के लिए? ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, बोथ या नन ऑफ दिस? तो ग्रोस मोटर में जो है आपको क्या करने पड़ते हैं, अपने मसल जो है वो यूज करने पड़ते हैं। लाइक जंपिंग आप कर रहे हैं, आप रेसिंग कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं उसमें मसल आप यूज कर रहे हैं, वो किस कैटेगरी में आएगा आपके पास? ग्रोस मोटर की कैटेगरी में आपके पास आएगा। एज लिमिट फॉर सेंसरी मोटर, एज लिमिट जो है सेंसरी मोटर की कितनी होती है? बर्थ टू 2 ईयर, 2 to 7 ईयर, 7 to 11 ईयर, या 11+ ईयर? एज लिमिट जो है सेंसरी मोटर के लिए वो कितनी होती है? बर्थ टू 2 ईयर होती है आपके पास। प्री ऑपरेशनल के लिए आपके पास कितनी होती है? 2 to 7 ईयर होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के लिए 7 to 11 ईयर होती है। और फॉर्मल ऑपरेशन के लिए, फॉर्मल ऑपरेशनल के लिए वो आपके पास कितनी होती है? 11+ ईयर होती है। तो बर्थ टू 2 ईयर कितनी, किसके लिए होती है एज लिमिट? सेंसरी मोटर के लिए। नेक्स्ट है आपके पास इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन पुटिंग थिंग्स टुगेदर, टेकिंग आउट समथिंग फ्रॉम द बॉक्स, डिस्टॉर्टिंग द फैक्ट या नन। इंटीग्रेशन का मतलब है चीजों को जोड़ना, चीजों को मिलाना। पुटिंग थिंग्स टुगेदर जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन, एग्जैक्ट जो है बुक की स्टेटमेंट थी। द गोल ऑफ अ टीचिंग इज, ABCD कौन सा लगाया आपने? शहर बच्चे शाबाश। बाकियों ने क्या लगाया? टीचिंग का मतलब आपको इंफॉर्मेशन देना हरगिज नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से मैं बताया आपको बार बार, इस बीएड को जो है, इस पेडागोगी के 15 ये 30 MCQ जो पेपर में आएंगे पाकिस्तान के तनाजुर में, आपने इनको नहीं देखना। ये सारा करिकुलम जो है ये ये बीएड का पोर्शन है, पेडागोगी का पोर्शन है। ये अच्छे अच्छे कंट्रीज में जो है इम्प्लीमेंट होता है, यहाँ पे तो होता कोई नहीं है। यहाँ पे तो टीचिंग का पर्पज आपको इंफॉर्मेशन देना है, आपको इस काबिल बनाना है कि आप अपनी रोजी रोटी बना लें, आपको जो है कोई दिहाड़ी मिल जाए, आपको कुछ खर्चा पानी बन जाए, ये मकसद होता है पाकिस्तान के अंदर। PhD कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? कल को जो है अच्छी जगह पे लग जाएंगे, खर्चा पानी चलता रहेगा, रोजी रोटी आती रहेगी, अल्लाह अल्लाह का ऐसा अल्लाह। यही गोल होता है पाकिस्तान के अंदर। तो इस बीएड के पोर्शन को पाकिस्तान के तनाजुर में आपने इसका कोई भी MCQ हल नहीं करना। आपने समझना आप यूएस में बैठे हैं जब आप बीएड के पोर्शन को हल कर रहे हैं, आप कनाडा में बैठे हैं, आप यूरोप में बैठे हैं जब आप बीएड के पोर्शन को हल कर रहे हैं। आपने इमेजिन करना है और गलती नहीं करनी। तो गोल ऑफ टीचिंग जो है वो क्या है? टू इन्वॉल्व पीपल इन एक्टिविटीज नहीं, टू इम्पार्ट नॉलेज नहीं, डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। आपके बिहेवियर के अंदर जो है एक डिजायरेबल चेंज लेके आना है। आपको आपको ऐसा बंदा बनाना है कि आप सोसाइटी के लिए जो है अच्छे फर्द बन सके। आपको जो है एक अनपढ़ के साथ बात करने का तरीका आना चाहिए। एक पढ़े लिखे के साथ तो आप बात कर लेते हैं, अनपढ़ के साथ आपको बात करते मौत आती है। आप उसको इंसान नहीं समझते। आप खुद देख लें, एक घर में अनपढ़ है, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपका जो बिहेवियर उसके साथ टोटली डिफरेंट होगा। आप बात बात पे कहेंगे तुझे, आपको क्या पता, आपको क्या पता, आप कौन सा पढ़े लिखे हुए हैं। तो टीचिंग का पर्पज ये है कि आपके बिहेवियर के अंदर चेंज लेके आए। चेंज आएगा आपके पास तो टीचिंग का जो मेन गोल है, जो मेन पर्पज है, वो आपके पास क्या हो जाएगा? वो कन्वे हो जाएगा, वो डिलीवर हो जाएगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग इज डन बाय, ये बता चुका हूँ। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है कौन सा हेमिस्फीयर के थ्रू डन होती है आपके पास? राइट, लेफ्ट, बोथ या नन? जल्दी से बता दो। ये तो मैंने अभी आपको टोट का भी दिया ऊपर। कन्वर्जेंट को किससे याद करना है? CL से, सेंट्रल लाइब्रेरी से। कन्वर्जेंट थिंकिंग को कौन सा हेमिस्फीयर कंट्रोल करेगा? लेफ्ट। डाइवर्जेंट को कौन सा कन्वर्ट करेगा? राइट हेमिस्फीयर। मैंने कहा डॉक्टर से याद रखो। अटेंशन टाइम जो है वो एल्डर के लिए कितना होता है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 या 25? एल्डर के लिए 15 मिनट। एक एल्डर जो है, एक बड़ी उम्र का बंदा, 15 मिनट जो है वो आपकी बात को सुन सकता है, आराम से अटेंशन दे सकता है, आपकी हर बात को समझ सकता है।